स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथ IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में व्यंजन वर्गों का जो है वो वर्गीकरण पढ़ रहे थे और व्यंजन का वर्गीकरण हमने देखा था दो आधारों पर। पहला जो आधार था वो था आपका अध्ययन की सरलता की दृष्टि से और दूसरा जो आधार था वो था आपका घोष, नाद या कंपन के आधार पर। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और उसी में हम जो नेक्स्ट पार्ट उसी का देखेंगे, प्राण वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। ठीक, तो किसके आधार पर? प्राण वायु की मात्रा के आधार पर। अब ये प्राण वायु क्या होता है? प्राण के लिए जो आवश्यक वायु है, हवा है, जिसे हम सांस लेते हैं, उसे ही प्राण वायु कहते हैं। मैंने पहले बताया है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अंदर से हवा जो है वो बाहर की ओर कुछ ना कुछ मात्रा में बाहर की ओर जरूर निकलती है, उसी को ही प्राणवायु कहा जाता है। अब इसकी मात्रा के आधार पर मतलब आप देखे होंगे मित्रों कि हर वर्ण का जब उच्चारण करेंगे हम, जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण करेंगे, 52 वर्णों का, तो हर वर्ण के उच्चारण में उतनी ही मात्रा में वायु बाहर नहीं निकलती है। कई वर्ण में ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है और कई वर्णों में कम मात्रा में जो है वो वायु बाहर निकलती है। तो उसी के ही आधार पर इन वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राण वायु की मात्रा के आधार पर। कितने भागों में बांटा जाता है? दो। पहला क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन। क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरा कहलाता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। पहला है हमारा अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अब ये होता क्या है, हम लोग एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला देखिए अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, अल्प, यहाँ पर मैंने हमेशा हर बार मैं क्लास में कहता हूँ कि यहाँ पर शब्द ही अपनी व्याख्या कर देते हैं, अपनी परिभाषा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, शब्द है अल्प। अल्प का अर्थ होता है कम। ठीक है, अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। तो सीधी सी बात है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम से कम मात्रा में बाहर निकलती हो, उसे क्या कहेंगे हम? अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकले, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम से कम मात्रा में बाहर निकले, कम से कम मात्रा में बाहर निकले। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, या उसको भी हम सम्मिलित कर लें स्वरों को, तो यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण लिख दीजिए। अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा, प्राण वायु जो है वो कम मात्रा में बाहर निकलेगी। ठीक, अब कौन कौन से हैं तो इसको देखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो कौन कौन से हैं?
तो प्रथम वर्ण देखिए क वर्ग का क, फिर ख छोड़ दीजिए, कौन सा आ जाएगा ग, फिर घ छोड़ दीजिए, अंतिम पंचम वर्ण आ जाएगा अंगा। वैसे ही च वर्ग का देखेंगे तो च, ठीक है, च के बाद छ छोड़ दीजिए, च छ के बाद ज, और च छ ज के बाद सीधा क्या आ जाएगा या, पंचम वर्ण। ठीक, उसी प्रकार से ट वर्ग में ट ले लीजिए, ट के बाद आएगा ठ और उसके बाद आएगा ढ, ठीक है, और उसके बाद आप ले लीजिए ट ठ ड ढ और ण, ठीक है, क्या लेंगे आप ण, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से त वर्ग का त और त के बाद थ, त थ और सीधा त थ द ध न, सॉरी थ नहीं आएगा, त थ, तो द्वितीय वर्ण त थ द। उसी प्रकार से प वर्ग का लेंगे प, फ को छोड़ देंगे ब, भ को छोड़ देंगे म। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। अब इनका उच्चारण करके देखेंगे क, ग, च, ज, तो बहुत ही कम मात्रा में हवा जो है वो बाहर की ओर निकलती है इसकी अपेक्षा। जबकि आप उच्चारण कीजिए ख, च, छ, झ, ट, ठ, ड, ढ, तो यहाँ पर हवा ज़्यादा मात्रा में आप उच्चारण के हिसाब से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। च के बाद छ हो गया तो अल्प मात्रा में नहीं निकल रही, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में। झ, ज से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ग, घ, क, ख, उच्चारण करके देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, ठीक। इसके अलावा और कौन कौन से शामिल हैं, तो इसके अलावा जो है वो, इसके अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, समस्त अंतस्थ व्यंजन, समस्त अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, कौन कौन सा, तो य, र, ल और व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर मतलब सभी के सभी 11 जो स्वर हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत। अब व्यंजन नहीं आएगा, अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो यदि हम इसकी संख्या देखें तो ये 5 है, ठीक है, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक। तो ये 5 5 कितना हो गया, 15, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 11 स्वर। तो यदि वर्णों की संख्या पूछी जाए, व्यंजन वर्णों की संख्या, अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या 19 है। और पूछा जाए कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 19 में 11 प्लस कर दीजिएगा और ये आ जाएगा आपका 30 है। अल्प प्राण कितने, व्यंजनों की संख्या कितनी, 19, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है आपका 30, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। एक में हम लोग जो पढ़ रहे थे ताड़न जात वर्ण, ये ताड़न जात क्या है मैं बताऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये ड़ जो है वो क्या है, ताड़न जात वर्ण है जो इसी के अंतर्गत शामिल है। तो ड़ को अगर मिला दिया जाए तो इसके वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 31। ड़ को मिला दिया जाए तो वर्णों की संख्या में हो जाती है 31। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, केवल व्यंजन पूछे 19, वर्ण पूछे 30 और ड़ को मिलाकर पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 31। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी, वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका दूसरा जो भेद था महाप्राण व्यंजन। ये तो हमने देखा अल्प प्राण व्यंजन, अब देखेंगे महाप्राण व्यंजन। अब ये महाप्राण व्यंजन क्या होता है, तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने से मुख से जो है वो प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। अल्प में अल्प मात्रा में, महा मतलब ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अल्प मतलब कम मात्रा में, महा मतलब ज्यादा मात्रा में। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने से प्राण वायु जो है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है,
ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए उसमें हम लोगों ने जो कैटेगराइज किया था प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, अब इसमें कौन सा आ जाएगा, आप देखिएगा प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, तो इसमें कौन सा बचा, द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें हम क्या लेंगे, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। तो क के बाद क्या आएगा, ख, और ग के बाद क्या आएगा, घ, क वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, च के बाद क्या आएगा, छ। ठीक है, च, छ, ज, और उसके बाद आएगा झ। ठीक, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, त वर्ग का त, थ, द, ध। ठीक है, प वर्ग का प, फ, ब, भ, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ये हैं हमारे क्या, महाप्राण व्यंजन। इसके अलावा जो समस्त ऊष्म व्यंजन हैं, समस्त ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो उसकी संख्या है 4। कौन कौन सा, एक है तालव्य श, एक है आपका मूर्धन्य श, एक है आपका दंत श, और एक है आपका ह। तो ये 4 जो है वो क्या हैं, ऊष्म व्यंजन हैं। 4 जो क्या है वो क्या है, ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हो गए ऊष्म व्यंजन। स्वर जो है वो पूरे के पूरे स्वर क्या हैं, अल्प प्राण वर्ण है, इसलिए महाप्राण व्यंजन में तो महाप्राण वर्णों में तो आएंगे नहीं। ठीक है, वो क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। मैं व्यंजन भले ही लिख दिया हूं, लेकिन यहाँ पर मैं बात वर्णों की पूरी वर्णों की ही कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्वर अल्प प्राण है। अब 11 के 11 स्वर अल्प प्राण में आ गए, तो महाप्राण में फिर कोई बचा ही नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन हो गया 4, और ऊष्म व्यंजन 4, और बाकी जो है ये 10 हमारे वर्गीय व्यंजनों में से। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है, 10, और इसकी संख्या कितनी है, 4। कितनी, 4। तो टोटल व्यंजन महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 14। कितनी हो गई दोस्तों, 14 हो गई। सारे स्वर जो है वो उसमें सम्मिलित हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और जो हमने पढ़ा था, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में ये अढ़ा जो भी है, ये भी किस में आएगा, ये भी जो है वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत ही आएगा। ये किस में आएगा, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी किस में आएगा, महाप्राण व्यंजन में। अब पूछेगा कितने व्यंजन है ना, तो 14, ड़ को मिलाकर 15 स्वर जो है वो अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है वो सिंपल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण इसका जो है वर्गीकरण। ठीक,
चलिए, तो आगे मैंने कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको घोष व्यंजन और अल्प प्राण वायु के आधार पर महाप्राण अल्पप्राण व्यंजन याद रखने में आसानी होगी। तो वो ट्रिक्स क्या है, तो एक तो छोटा सा चार्ट मैं बना दे रहा हूँ और उस चार्ट के माध्यम से आप जो है वो आप चार्ट खा लीजिएगा तो आनंद आ जाएगा। चलिए, तो क्या है चार्ट देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग कर देते हैं भैया। चलिए, तो जैसा भी है अब इतने में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं बनेगा। जितना बन गया उतने में समझ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे जो वर्ण हैं कौन कौन से, पूरे 25 वर्ण, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, और नीचे है प फ ब भ म। ठीक है, तो ये 25 व्यंजन आपको दिख रहे हैं। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक मैं लिख रहा हूँ अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण का पहला वर्ण क्या है, ए, ठीक है, और महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण का पहला वर्ण क्या है, एम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस चार्ट को बना लीजिएगा और ये पूरा याद रहेगा तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, एज इट इज़ आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, ए एम ए एम ए। ठीक है, अभी हमने देखा कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण, तो ए फिर एम महाप्राण, फिर ए अल्प प्राण, फिर एम महाप्राण, फिर ए अल्प प्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी, ए एम। और वैसे भी समय को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एम से, है ना, तो इस ए एम को याद रखिएगा, ए एम ए एम ए एम होगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें आपका घोष, घोष, घोष का पहला वर्ण क्या है, जी, और एक है अघोष। अघोष का पहला वर्ण क्या है, ए। तो यहां पर आप याद रखिएगा ए और जी, ए से अघोष और जी से घोष। तो यहां पर ए जी जी जी, और हमने देखा था कि जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष है, हाँ, और घोष व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है। तो ये वर्ण आपको याद रहेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। और वैसे ए जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, घर में महिलाएं अपने पति को किससे बुलाती हैं, ए जी। ए जी सुनते हो, है ना, नहीं सुनते हो तो सुनो। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ज़्यादा ये ट्रिक्स नहीं है, बट आप इसको इस माध्यम से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखने में सहायक होगी उनको मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक, तो ये है हमारा प्राणवायु के आधार पर, घोष, नाद या कंपन के आधार पर इसका वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे और व्यंजनों के और वर्गीकरण में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पर एक और है जहाँ से आपका बहुत सारा डेटा क्लियर होगा। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यहीं से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ण को क्या क्या किस किस नाम से हम जानते हैं।
तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का कितना वर्गीकरण किया गया है ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, उच्चारण स्थान अलग होता है। उच्चारण स्थान अगर पूछता है तो कंठ है, उच्चारण स्थान जिह्वा है ना, ओष्ठ है, दंत है, ये उच्चारण स्थान है। लेकिन उच्चारण प्रयत्न मतलब उच्चारण करने के लिए हमारे मुख अवयव को कैसे प्रयत्न करना पड़ता है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण है। अब देखिए, इसमें कितने भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला हम बात करें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। या इसी को स्पृश व्यंजन। अब हम लोगों ने जो पहले जो बात की थी स्पर्श व्यंजन, वो था किसके आधार पर? अध्ययन की सरलता की दृष्टि से। यदि हम व्याकरण वर्णमाला में बात करें कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो मूलतः स्पर्शी व्यंजन 16 ही माने गए हैं। ठीक है, वो तो हमको पढ़ने के अध्ययन की सरलता की दृष्टि से दे दिया जाता है। लेकिन इसके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देखें तो मूल जो व्याकरण में जो माना गया है स्पर्शी व्यंजन, उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या क्या है? केवल 16 है। कितनी है? केवल 16। अब ये 16 कौन कौन सी है? तो 16 कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 16। देखिए दोस्तों, क वर्ग के प्रथम चार वर्ण। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसकी परिभाषा अब नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ, और इसमें परिभाषा नहीं, वर्णों की संख्या कौन कौन से होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो क वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। तो क वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हो गए? एक हो गया क, एक हो गया क्या? क, एक हो गया ख, एक हो गया ग, और एक हो गया हमारा घ। ये क वर्ग के प्रथम 4 वर्ण हो गए। ठीक है, अब हम बात करें दूसरा कौन सा? तो देखिए, च वर्ग को आपको छोड़ना है। ठीक है, अब सीधा आपको लेना है ट वर्ग। कौन सा लेना है? ट वर्ग। तो ट वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ट वर्ग के एज इट इज प्रथम 4 वर्ण, इसको बोलते हैं अनुवृत्ति चिन्ह। ये जो चिन्ह मैं लगाता हूं, अनुवृत्ति, अनु मतलब पीछे, वृत्ति मतलब दोहराना, तो इसके पीछे मैं इसको दोहरा रहा हूं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं। तो ट वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? ट, ठ, ड और ढ। ये क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन। इसी प्रकार से हम बात करें कौन सा? ट वर्ग हो गया, च वर्ग को छोड़ना है, ट के बाद त वर्ग, और उसी प्रकार से त वर्ग के भी प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से? तो ये हो जाएगा त, थ, द, ध। ये हो जाएगा प्रथम 4 वर्ण। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कौन सा वर्ग बच गया? प वर्ग। तो प वर्ग के भी प्रथम 4 वर्ण, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन सा? तो देखिए, प, फ, ब, भ। ये जो 4 वर्ण हैं, 4 इधर 4 इधर, तो कितने हो गई इसकी संख्या? 16। इसकी संख्या कितनी हो गई मित्रों? 16 हो गई। ठीक है, इन्हीं को ही मूल रूप से इन्हीं व्यंजनों को ही मूल रूप से स्पर्शी व्यंजन या स्पृश व्यंजन कहा गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर आप याद रखिएगा, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका जो है वो कितना है। ठीक है, संख्या कितनी है ये नहीं पूछा जाएगा, ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, संख्या पूछा जाएगा। अब स्पृश व्यंजन की संख्या 4 है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, इस बात को याद रखेंगे। और च वर्ग का प्रथम 4 वर्ण नहीं लेंगे, ये बहुत ढंग से आप लोगों को ध्यान में रखना है। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार है उसको हम कहते हैं
दूसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, क्या? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन उन व्यंजन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करने थे स्पर्श तो होता है, उसके साथ साथ प्राणवायु को संघर्ष भी करना पड़ता है। यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करने से क्या होता है, मुख के अवयव आपस में स्पर्श तो करते हैं, इसके साथ साथ प्राणवायु को बाहर निकलने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, मतलब घर्षण के साथ बाहर निकलता है। और आपको मैं बताऊंगा तो आप लोगों को ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब इसकी संख्या पूछी जाएगी तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? तो अभी हम लोगों ने एक चीज छोड़ा था, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण। अब च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए च, छ, ज और झ, च, छ, ज और झ, ये 4 वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, परिभाषा आप लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। इसके कई सारे भेद हैं, उसको हम देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम अब जो है वो नेक्स्ट इसका जो वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वर्गीकरण जो है मित्रों वो है आपका संघर्षी व्यंजन। तीसरा हम लोग देख रहे थे कौन सा? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, इससे पहले हमने देखा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और ये है दोस्तों संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जहां पर देखिए उन व्यंजन वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहेंगे जिनमें प्राणवायु को मुख के अंदर से बाहर की ओर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। प्राणवायु को मुख के अंदर से बाहर की ओर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगर परिभाषा आप लिखना चाहें याद करने के लिए तो लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे? जहां पर जिस वर्ण का उच्चारण करते समय उच्चारण, देखिए ये हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हम इसके उच्चारण का प्रयत्न करते हैं तो प्राणवायु को जो है वो बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। प्राणवायु को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर पूछा जाए आपसे कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखिएगा संघर्षी व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन सा 4 है? तो देखिएगा समस्त ऊष्म जो व्यंजन है, तालव्य श, ठीक है, मूर्धन्य श और दंत श और ह, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये 4 ही जो हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यदि बात करें तो इन्हें ही संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने बात कर लिया किसका किसका? हमने बात कर लिया स्पर्श व्यंजन, हमने बात कर लिया स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और हमने बात कर लिया संघर्षी व्यंजन का। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है? तो आप देखिएगा इसके बाद जो चौथा है, देखिए वर्गीय व्यंजन में जो है पंचम वर्ण बचा हुआ है, तो उसको कहा जाता है नासिक्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन।
क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करने के लिए हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। किसके प्रयत्न से होता है? नाक। ठीक है, नाक के प्रयत्न से इसका उच्चारण करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और नासिक्य व्यंजन कितने हैं? तो ये है 5, इसको याद रखिएगा। अब 5 कौन कौन सा? तो वही पांच जो पंचम वर्ण थे, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ध्यान रखेंगे। क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? त, थ, द, ध, न। और प वर्ग का पंचम वर्ण की यदि बात करें तो वो है म। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। तो इसे ही हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमें जो प्राण वायु है वो नाक से होकर निकलती है। ङ, य, ण, न, म। ठीक है, करके देखिए, अगर स्पष्ट उच्चारण करेंगे तो आपको पता। तो नाक के प्रयत्न से होता है, इसीलिए इसको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। या प्राण वायु नासिका की द्वार से जो है वो बाहर निकलती है, इसलिए नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये है नासिक्य व्यंजन। पांचवा और क्या है? पांचवा देखिए, पांचवा हम क्या लेंगे इसमें? संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, या इसी को कहते हैं इस द्विवृत्त व्यंजन। इसको याद रखिएगा आप, इस द्विवृत्त व्यंजन। ठीक है, और इसी को ही कहते हैं हम अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ठीक, अब इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा की हुई है, लेकिन फिर भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। कितने होते हैं? तो ये स्पष्ट रूप से संघर्षहीन व्यंजन। तो मैंने 2 ही व्यंजनों की विषय में चर्चा की थी, जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी भी प्रकार का जो है वो हमारे मुख अवयव को संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और वो कौन कौन से वर्ण थे? या करके देखिए, या संघर्ष करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा है। या सीधा प्राणवायु मुख के अंदर से बाहर की ओर निकल जा रही है। या ठीक है, तो यह जो है वो क्या है? संघर्षहीन व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 2 है, एक या है और एक वह है। ठीक, तो इसकी संख्या 2 आप ध्यान रखेंगे। अर्धस्वर संघर्षहीन व्यंजन, इस द्विवृत्त व्यंजन कहा जाता है इसको, या और वा। और इन दोनों का उच्चारण करके देखिए, हमारे मुख अवयव को किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का संघर्ष जो है वो नहीं करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं हम? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसके अलावा हम और बात करें संघर्षहीन व्यंजन। छठवा हम बात करें दोस्तों, छठवा है हमारा, सभी हो गए हैं। ठीक, अब बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए यहां पर एक शब्द है पार्श्व। पार्श्व, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल। क्या होता है? बगल, दायां बायां, साइड। ठीक है, तो आप समझिएगा, मैं इनकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन आपको लिखनी है। मैं भले नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन आपको पूरा का पूरा लिख कर याद करना है, तभी ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। नहीं तो अभी तो आपको मजा आएगा, बाद में आप क्या करेंगे? इन सभी चीजों को भूल जाएंगे। पार्श्विक, पार्श्व मतलब बगल, शब्द ही उसकी परिभाषा देंगे। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हवा क्या होती है? जीभ के बगल से, जीभ के दोनों ओर से बाहर निकलती है। ठीक है, जीभ के दोनों ओर से बाहर निकलती है। बहुत ढंग से समझिएगा, जिन वर्णों में है ही नहीं, एक ही वर्ण है यहां पर। तो इसका उच्चारण, पार्श्विक व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो हवा जो है जीभ के बगल से निकलती है। वो वर्ण कौन है? आप ध्यान से देखिए, ये वर्ण है आपका ल। क्या है? ल। अब ल का उच्चारण स्पष्ट रूप से कीजिए। ल,
जब ल करते हैं तो ल जो है वो ऊपर की ओर टच होकर स्थिर हो जाती है, ऊपर की ओर टच होकर वो स्थिर हो जाती है, और हवा जो है वो दोनों उसके बगलों से, जिह्वा के दोनों बगल से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, जिह्वा के दोनों बगल से बाहर की ओर निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, पार्श्विक, पार्श्व बगल पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ल, ल उच्चारण करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें सातवां। तो सातवां पार्श्विक व्यंजन के बाद है हमारे पास लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण या इसी को ही कहते हैं कंपन जात वर्ण। कंपन जात वर्ण या इसी को ही वर्ण कह लीजिए, व्यंजन कह लीजिए, या प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण, ठीक है, ये है लुंठित वर्ण, कंपन जात वर्ण, प्रकंपित वर्ण। ठीक, तो इसे ही कहते हैं हम क्या, लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण या कंपन जात वर्ण। अब वो वर्ण कौन सा है, तो वर्ण एक ही है और उस वर्ण का नाम है र। कौन सा है, र। ठीक है, र को ही लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण या कंपन जात वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ठीक है, लुंठित होना, लुंठित होना मतलब लुढ़कना, लुंठित मतलब लुढ़कना, कंपन मतलब कांपना। ठीक है, अब आप र का उच्चारण कीजिए, र। तो र का उच्चारण करने पर क्या होता है, जिह्वा का जो अग्रभाग है वो कांपता है, ऊपर की ओर कांपता है, लुंठित होता है, लुढ़कता है बार बार, है ना। तो यहां पर लुंठित कंपन जात, प्रकंपित होता है, इसीलिए इसको कंपन जात लुंठित वर्ण बोलते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, र र र, ऊपर वाला सिरा क्या होता है, वाइब्रेट होता है, कंपन होता है उसमें, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है मित्रों, कंपन जात वर्ण, प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक लास्ट और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम बात करें, लास्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा है, तो देखिए आठवां हम बात करने वाले हैं ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात वर्ण, इसी को ही कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इसी को ही कहते हैं द्विगुण व्यंजन। किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, द्विगुण व्यंजन, और इसी को ही कहते हैं द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित, द्विगुणित व्यंजन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम देकर आपको पूछ सकता है कि ये क्या होता है, और मैं एक एक को आपको जो है वो बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इसकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, 2। कौन कौन सा, तो एक होता है हमारे पास ड़ा और एक होता है हमारे पास ढ़, जहां नीचे हम बिंदु लगाते हैं। ये बिंदु भी 4 प्रकार से लगती है, ये बिंदुएं भी जो है वो 4 प्रकार से लगती है। अब वो कौन सा 4 प्रकार मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, उसको हम बाद में देखेंगे मित्रों। ठीक है, 4 प्रकार की बिंदुएं लगती है, पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर समय बचेगा तो देखेंगे उसको। अब ये ड़ और ढ़ को हम ताड़न जात वर्ण कहते हैं, ताड़न जात वर्ण। ठीक है, अब ये ताड़न जात वर्ण क्यों कहते हैं, पहले ही हिंदी वर्णमाला में नहीं था, फिर क्या हुआ, फिर एक ट वर्ग का एक वर्ण आता है ड और एक वर्ण आता है ढ। ट वर्ग का ये वर्ण है तृतीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, ताड़न जात मतलब क्या होता है, ताड़ना मतलब देखना। वैसे ताड़न का, ताड़ने का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ताड़े होंगे। ठीक है, और कई लोग अभी ताड़ रहे होंगे। ठीक, तो हम लोगों ने बहुत सारा प्रसंग किया हुआ है ताड़ने के संबंध में। ठीक, तो आपने बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझा होगा। तो ताड़ना मतलब समझ गए, देखना, और जात का अर्थ होता है जन्म लेना। ठीक है, जात का अर्थ क्या होता है, जन्म लेना। तो जो ताड़ने से किसी को देखकर जन्मा है, तो वो किसको देखकर जन्मा है, इस ड को देखकर जन्मा है, और इस ढ को देखकर, ड को देखकर ये ढ़ जन्मा है और ढ को देखकर ये
अढ़ा जन्म है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अड़ा और अढ़ा, ठीक है, अड़ा और अढ़ा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताड़न जात वर्ण। क्यों, क्योंकि ये किसी को ताड़ने से जन्मा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें उच्छिप्त व्यंजन, उदप्लक्षिप्त, उच्छिप्त। अब ये उच्छिप्त व्यंजन जो होता है उसका उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है, उच्छिप्त का अर्थ होता है ऊपर फेंकना। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है, ऊपर, ऊपर फेंकना, ठीक। अब इनका उच्चारण करिए आप लोग, अड़ा, स्पष्ट करिए, अड़ा, अड़ा। क्या हो रहा है, जीभ ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय जीभ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फेंक रहा है, अड़ा, अढ़ा, ठीक है, अड़ा और अढ़ा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, उच्छिप्त व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया, उच्छिप्त व्यंजन कहा गया है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा भी आपका क्लियर, ठीक। बात करें द्विगुण व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन, इसमें दो गुण दोनों में है, दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कहा गया, क्योंकि देखिएगा ये जो अड़ा है, ये ड इसका भी गुण धारण करता है और अपना स्वयं का भी गुण धारण करता है, ठीक है। इसको देखने से इसका जन्म हुआ है तो ये इसका भी गुण रखता है और अपना स्वयं का गुण रखता है। वैसे ही ढ की बात करें, ये अपना गुण रखता है और अपने स्वयं का गुण रखता है, अड़ा, ठीक। इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन जो है वो इसको कहा जाता है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है, ठीक। तो यही था ताड़न जात वर्ण और उच्छिप्त व्यंजन, ठीक, जिसको बार बार हम पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने देखा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, है ना। किसके आधार पर देखा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण देख लिया है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। इन 8 को मैंने बहुत ढंग से बता दिया। कौन कौन से, तो स्पर्श व्यंजन, उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, अर्ध स्वर, वही संघर्षहीन व्यंजन। उसके बाद जो है हमने देखा क्या, पार्श्विक व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन और प्रकंपित वर्ण, ठीक है, या लुंठित वर्ण र को, ठीक। तो हमने पूरे के पूरे 8 प्रकार इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। आपका कोई भी शंका हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारा उत्तर आपको देने के लिए तैयार हूं। पहला चीज। दूसरा, आप जो है वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई पैसा नहीं लगेगा वीडियो सब्सक्राइब करने में, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ आप जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।